से तो जैसे आपने सोचा है वो आप जैसे मर्जी कर ले जी अब। जी। लेकिन मेरा थोड़ा सा ख्याल ये है कि अगर जो एक्सट्रीमिज्म की जो रीजंस हैं जी ब्रॉडर जो है उसमें ज्यादा लोगों का शायद इंटरेस्ट होगा, तो उस पे बात हो हम्म जाए और उसके हवाले से फिर आपने किताब में जो हम्म। जी जी जी। एविडेंसेस आपने अच्छा, कोट किए हैं। आप किस ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अगर हाँ मुझे हाँ बिल्कुल, ऑप्शन। क्यों क्यों नहीं, वाई नॉट। जी जी बिल्कुल करें। तो 30 मिनट काफी होंगे आपके लिए, और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन जरा। अंदाजन जी जी जी, ठीक ठीक है। ठीक। कोई 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी हाँ हो ठीक जाए तो ठीक मेरा ठीक। जी। ठीक। हाँ बिल्कुल। चले। ठीक। मैं 30 मिनट शेयर। से 2-4 मिनट ऊपर, और उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ जी जाएंगे। जी ठीक है ठीक मैम। है। तो करें शेयर थैंक यू। आप। जी मैं कर रही हूँ। विजिबल है ना? जी जी आगे बिल्कुल आगे। जी जी। अच्छा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि ये आइडिया आया कहाँ से कि आई शुड वर्क ऑन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। ये 2018-19 में पीएचईसी ने कुछ पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स अनाउंस की, उस जिसके टॉपिक्स ऑलरेडी डिसाइडेड थे। मेरी बेसिकली फील्ड हिस्ट्री है। मैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तान मूवमेंट में कॉमन जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके हवाले से मेरा काम, और कुछ खवातीन के हवाले से है। तो ये उस वक्त पर्सपेक्टिव मेरे लिए इस हवाले से नहीं आता कि जनरल आइडिया तो था मुझे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, लेकिन इन डेप्थ स्टडी नहीं थी। लेकिन चूंकि पीएचईसी ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी फाइनल किए हुए थे और हमें उसी में से कुछ एक का ऑप्शन अवेल करना था, और उस पर फिर फेलोशिप अनाउंस होनी थी। खैर, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पर आई वन दैट फेलोशिप। मुझे अवार्ड हुई और फिर आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द फिनोमिना कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है क्या। आई स्पेंट 3 मंथ्स इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरिंग द कॉजेज, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उसकी कॉजेज और ओरिजिन पर जो है शुरू में डिस्कशन हो जाए। तो 3 महीने मैंने सिर्फ यही स्टडी करने में गुजारे कि पाकिस्तान में, जो कि ओरिजिनली एक प्लूरल सोसाइटी था, उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आई कहाँ से। तो वो 3 महीने मेरे उसका को अंडरस्टैंड करने में गुजरे। वो उसके बाद फिर मेरा इस पे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। मैं इस टॉपिक में, इस थीम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। खैर, उसके बाद फिर 1 ईयर का था वो फेलोशिप। 3-3 महीने करके मैंने 3 मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स पे काम किया, और मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। ये 2019 में, 2020 के फर्स्ट मंथ में मेरी जो थी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, वो खत्म हो गया उसका पीरियड। और अनफॉर्चुनेटली साथ ही कोरोना भी शुरू हो गया। तो डाटा तो मैंने काफी कलेक्ट किया हुआ था 1 साल में। उस कोरोना पीरियड में फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया, और मजीद 3 और पर्सपेक्टिव्स पर काम करके, तो उस वक्त ही मैंने ये सोचा कि आई वुड वर्क ऑन बुक फॉर्म। खैर, फिर 2021 तक जो मैं सोर्सेज घर बैठे नहीं अवेल कर सकी या इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं कर सकी, वो 2021 में जब दोबारा से यूनिवर्सिटी और सारी लाइफ शुरू हुई, तो फिर मैंने मजीद सोर्सेज और मजीद इंटरव्यूज इसमें ऐड किए। और फिर इसको बुक की फॉर्म में कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने इसको भेजा पब्लिकेशन के लिए, और देन इट टुक अराउंड 2 इयर्स फॉर इंटरनल रिव्यू, एक्सटर्नल रिव्यू, एडिटिंग, और वो सारे प्रोसेसेस में से गुजरता हुआ फाइनली ये 2024 में पब्लिश हो गया। ये तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। अब आई विल टेल यू कि इस बुक में 6 चैप्टर्स हैं, और उन 6 चैप्टर्स से पहले एक इंट्रोडक्शन है जो बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। जिस इस इंट्रोडक्शन में एक्चुअली मैंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का पाकिस्तान में ओरिजिन और इसकी कॉजेस को एक्सप्लोर किया है। पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से फौरन बाद तक, जियाउल हक के पीरियड तक, ये एक बहुत प्लूरल सोसाइटी था, को एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती थी। और एक आध इंसिडेंट के अलावा सेक्टेरियनिज्म, वायलेंस, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के कोई केसेस नहीं मिलते। एक आध है एंटी अहमदिया मूवमेंट के हवाले से, लेकिन उसके उसको छोड़कर और हमें एविडेंसेस नहीं मिलते। जियाउल हक के पीरियड में वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में ओरिजिनेट हो गई। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कुछ तो स्टेट की पॉलिसीज थी,
स्टेट की पॉलिसीज के साथ साथ रीजनल फैक्टर्स थे। स्टेट पॉलिसीज में सेक्टेरियन बेस्ड कुछ स्टेट की जो पॉलिसीज एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, स्पेशली ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस, और कुछ मदरसा, मशरूमिंग ऑफ मदरसाज, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो अफगान जहाद की वजह से पाकिस्तान को मदरसाज की मशरूमिंग भी करनी पड़ी, और साथ में जिहादी कल्चर पाकिस्तान में प्रमोट हुआ। कुछ तो स्टेट पॉलिसीज थी, कुछ रीजनल फैक्टर्स में अफगानिस्तान पर रशिया का अटैक और ईरान में जो रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन, इन दोनों फैक्टर्स ने पाकिस्तान में एक तरफ तो शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डीप किया, साथ ही साथ जिहादी कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर और वो सारी चीजें पाकिस्तान के उस जो जनरल एटमॉस्फेयर है उसका हिस्सा बन गई। अमेरिका की तरफ से जो फंड्स मिले उसमें फिर इस जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशली बहुत ज्यादा प्रमोशन मिली, और वो वाला कल्चर, जिहादी कल्चर जो फर्स्ट अफगान जहाद के बाद पाकिस्तान में ओरिजिनेट हो चुका था, उससे बाहर हम नहीं निकल सके। जिहाद तो खत्म हो गया, अफगानिस्तान का फर्स्ट अफगान वॉर तो एंड हो गई, लेकिन वो सारी जिहादिस्ट जो तैयार हो चुके थे और वो सारे मदरसाज जो जिहादिज्म को प्रमोट कर रहे थे या सेक्टेरियन एजुकेशन दे रहे थे, उनको क्लोज नहीं किया गया, उसके लिए कोई वे आउट नहीं निकाला गया। और फिर ज़िया पीरियड में जो ये ओरिजिन हो चुका था, वो ज़िया पोस्ट ज़िया पीरियड में जाकर वो एक्सपैंड हुआ है। एक्सपैंड कैसे हुआ कि मदरसाज ने अगर वो जिहादिस्ट प्रमोट कर रहे थे तो वो कंटिन्यू रखा, यानी कश्मीर जिहाद का एक एवेन्यू शुरू हुआ। साथ साथ जो सेक्टेरियन बेस्ड एजुकेशन है इन मदरसाज में वो दी जाने लगी। देवबंद मदरसा, शिया मदरसा और अहले हदीस मदरसा, ये सारे सेक्टेरियन बेस्ड एजुकेशन जब देने लगे तो जो उनके स्टूडेंट्स थे जो वहां से पास आउट होते थे, उनका एक जो महदूद सा था वर्जन रिलीजन का, वो रिलीजन को उस पर्सपेक्टिव से देखते थे, अपने सेक्ट की पर्सपेक्टिव से, और उनके नजदीक जो बाकी सारे फॉलोअर्स हैं मल्टीपल सेक्ट्स के, दे वर नॉट मुस्लिम्स और ट्रू मुस्लिम्स। सो ये सेक्टेरियनिज्म ज्यादा प्रमोट हुई ज़िया पीरियड के बाद, और वो जिहादी कल्चर भी साथ साथ प्रमोट होता रहा। इसके अलावा 1990s में कि बहुत एक्सट्रीम वर्जन का सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान में स्प्रेड हुआ। इसके अलावा 1990s में तालिबान जब आए, तालिबान का पहला राइज तो अफगानिस्तान में ही था, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई वो बॉर्डर प्रोविंसेस में, बलूचिस्तान और केपी, करंट केपी में बहुत ज्यादा उसके असरात आए, और वहां पर वो जिहादीज्म या उनकी रेडिकलाइजेशन स्प्रेड होने लगी। सो ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस है, और वो जो द सीड्स व्हिच वर सोन ड्यूरिंग ज़ियाउल हक़्स पीरियड, दोज वर ग्रोन लाइक अ प्लांट ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ पीरियड। परवेज मुशर्रफ के पीरियड में अनफॉर्चुनेटली ये पिछली वाली सारा चला आ रहा था, और उसी दौरान एक सेकेंड अफगान वार 9/11 के बाद सेकेंड अफगान वार में पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट का रोल प्ले करना पड़ा, और विदाउट एनी कंडीशंस और विदाउट एनी एज अमेरिका अनाउंस विद अस और विदाउट अस, तो हम विद अस विद देम के चक्कर में हमने उनके साथ कोई निगोशिएशन नहीं की। 11 सितंबर को इंसिडेंट हुआ 9/11 वाला, और 14 को मिडनाइट में परवेज मुशर्रफ ने एक कैबिनेट की मीटिंग कॉल की, और वहां कैबिनेट से अप्रूवल लिया कि पाकिस्तान वुड फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए। वो एक टर्निंग पॉइंट है। वो ऐसे कि पाकिस्तान ने जब यूएसए का साथ लड़ने का फैसला किया, तो ऑल दोज जिहादी ग्रुप्स, ऑल इस्लामिस्ट पार्टीज which had been originated, promoted, funded, nurtured by पाकिस्तानी एजेंसीज, वही सेम जो पार्टीज थी, रिलीजियस पार्टीज या जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे डिक्लेयर्ड जिहाद ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी आप इमेजिन करें कि वो सारी उनकी ट्रेनिंग, वो सारा कुछ पाकिस्तानी एजेंसीज के थ्रू हुआ। अब उन्होंने ही जब पाकिस्तान पर उन जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनके खिलाफ जब जिहाद डिक्लेयर किया, तो वहां से एक्चुअली ये इसका बहुत ज्यादा होराइजन वाइडर हो गया,
और फिर हम में से अक्सर ने वो सारा पीरियड देखा है, जो जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग, टारगेट किलिंग और अदरवाइज बॉम्बिंग, दैट वाज फिनोमेना ऑफ एवरी डे। सो वो 9/11 के बाद से फिर ये जो है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। सो इंट्रोडक्शन में तो मैंने ये सारा एक डिटेल में इसको बताया कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, जो पोस्ट 9/11 वाला एक्सट्रीमिज्म है उसके बैकग्राउंड को बताया। जो नेक्स्ट मेरे 6 चैप्टर हैं, उनमें से पहले 3 चैप्टर, एज द टाइटल ऑफ द बुक इज पाकिस्तान, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, पोस्ट 9/11 सिनेरियो, चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स। तो मैंने अपने इन 6 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स में तो चैलेंजेस तो सारे चैप्टर में है, लेकिन अचीवमेंट्स का भी जिक्र किया है। सो पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो 3 फिनोमिनास को एड्रेस करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टेट को मोर और लेस सक्सेस हुई है एंड में जाकर। फर्स्ट चैप्टर इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन मैलाकन डिवीजन, अ टेस्ट केस। जब 2005-6 के पीरियड में पाकिस्तान पीपीटी का राइज हुआ, तो उस वक्त ये लगता था कि सवात या मालाकंड डिवीजन पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, एंड अ स्टेट विद इन अ स्टेट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। इस चैप्टर में मैंने मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि मेरे सारे चैप्टर्स तो बेसिकली पोस्ट 9/11 पीरियड से डील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पोस्ट 9/11 से डायरेक्ट बात शुरू की है। हर चैप्टर में जो फिनोमिना है उसकी ओरिजिन, बैकग्राउंड, उसका एवोल्यूशन, चाहे वो पोस्ट 9/11 से पहले के पीरियड में हुआ है, वो भी एड्रेस किया है। तो ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन मालाकंड डिवीजन है, ये पोस्ट 9/11 का फिनोमिना नहीं है सिर्फ, इसके भी जो ओरिजिन या फैक्टर्स हैं वो हमें प्री 9/11 में मिलते हैं। तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी, जो कि 1990s में एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी मालाकंड सवात में स्पेशली ओरिजिनेट हुई थी, वहां से एक्सट्रीमिज्म इस रीजन में आना शुरू हुई। और ये जो स्टेट है उसने प्री 9/11 पीरियड में, इस चैप्टर में मैंने फेज वाइज डिस्कशन किया स्टेट की पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। प्री 9/11 पीरियड में स्टेट ने कोई ऐसे ब्रॉडर एक्शंस नहीं लिए कि वो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी की रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करे। सिर्फ वेट एंड सी या टॉलरेंस वाली पॉलिसी चलती रही है। तो वो प्री 9/11 में तो हमें ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन पोस्ट 9/11 पीरियड में स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तानी स्टेट सक्सेस की तरफ जाती है। पोस्ट 9/11 पीरियड में भी 3 से 4 फेजेस हैं जो यहाँ पर रिलीजियस फिनोमेना को डील करने के लिए ओरिजिनेट हुई। फर्स्ट फेज है जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर बन जाती है और स्टेट विद इन अ स्टेट है, तो स्टेट को समझ नहीं आ रही होती कि वो इस इशू को डील कैसे करे। तो कभी वो इनके साथ डायलॉग करते हैं, कभी मिलिट्री एक्शंस होते हैं। 2007 से लेकर स्पेशली 2009 तक 2 से 3 मिलिट्री एक्शंस हुए, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, फिर पीस डील्स हुई, फिर मिलिट्री ऑपरेशन, फिर पीस डील। यानी स्टेट कंफ्यूज थी और उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि इस इशू को डील, सिक्योरिटी एजेंसीज तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इशू को डील कैसे करना है। लेकिन बहरहाल 2009 में फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पीस डील। अब सिर्फ मिलिट्री एक्शन होगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको या तो डिफीट किया जाएगा या उनको खत्म किया जाएगा। ऑप्शन उन्होंने पीस डील का खत्म नहीं रखा। ये वाला जो फेज था इसमें स्टेट को सक्सेस हुई, पीस यहाँ रीस्टोर हुआ। लेकिन इसके बाद की भी एक फेज है, जब पीस रीस्टोर हो गया तो फाइनल फेज में रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ द रेडिकल इंडिविजुअल्स जो कि इस ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए। टीन एज के बच्चे, 20s में जो इंडिविजुअल्स थे, उनको रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स यहाँ बनाए गए और जो उनमें से रिहेबिलिटेट हो सकते थे, यानी उनको बाकायदा सेशंस उनके हुए 3-4 फेजेस में। उनको रिलीजियस एजुकेशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया गया, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हुई, उनको कोई फन हुनर सिखाया गया, या जो एजुकेशन की तरफ मूव करना चाहते थे उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस दिए गए। तो वो रिहेबिलिटेशन उन रेडिकल इंडिविजुअल्स की भी की और साथ रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी किया।
तो ये जनरली ये जो सवात का एक है, ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी बना, क्योंकि यहाँ पर पीस रिस्टोर हुआ और बाकायदा रिकंस्ट्रक्शन भी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मालाकंड डिवीजन के केस में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेट ने फाइनली जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है इस तरह की एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलाइजेशन को डील करने का, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। लाइक एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ बोलूंगी, द वार इन सवात वाज द फर्स्ट and so far the only time that Pakistan army successfully completed a counter-insurgency campaign according to the book. The militants were killed, captured or driven out. The area was secured, the displaced population returned, their homes were rebuilt and civic administration was revived. So this was a success story for Pakistan, ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, उसका टाइटल है लश्कर जंगवी, अ स्टडी ऑफ सेक्टेरियन कम टेररिस्ट आउटफिट। इसका भी मैंने इसके ओरिजिन से लेकर इसको एंड तक इसमें डिस्कशन हुई है। लश्कर जंगवी सिपाही साहबा पाकिस्तान की एक ऑफशूट थी और इट वाज एस्टैब्लिश अगेन इन प्री 9/11 पीरियड, और शुरू में ये एक हार्डकोर सेक्टेरियन आउटफिट ही थी जो साउथ पंजाब में ओरिजिनेट हुई। और जो 1990s में जितनी शिया सुन्नी सेक्टेरियनिज्म स्प्रेड हुई उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल था और बहुत वायलेंस में ये इंक्लूड थी। 1990s का पीरियड वो है जब ज्यादातर कॉलिशन गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश हुई, तो उन कॉलिशन गवर्नमेंट्स को इस्लामिस्ट पार्टीज की सपोर्ट की जरूरत होती थी। इस वजह से सेक्टेरियनिज्म को डील करने के लिए कोई वाइडर एक्शन नहीं लिए गए। लास्ट गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ की थी 97-99 वाली, उस पीरियड में एक सिंगल पार्टी प्रीडोमिनेंटली सिंगल पार्टी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। तब इस्लामिस्ट पार्टीज की वोट की जरूरत नहीं थी, तो तब सेक्टेरियनिज्म के खिलाफ पंजाब में एक ब्रॉडर ऑपरेशन हुआ। तब लश्कर जंगवी की जो मेजर लीडरशिप थी वो यहाँ से भाग कर अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने वहां पर तालिबान के पास पनाह ली। वहां से फिर इनके इंटरनेशनल लिंक्स शुरू हुए, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 9/11 के पीरियड तक पहुंचते पहुंचते ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। जब 9/11 के बाद स्टेट ने इस तरह की रिलीजियस या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के या रिलीजियस पार्टीज के अगेंस्ट जब उनको बैन किया, उनके खिलाफ जिहाद अनाउंस किया, तो लश्कर जंगवी उन अर्ली पॉलिटिकल पार्टीज में से थी जिसने पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ जिहाद अनाउंस किया था। और तब से फिर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इसने टेरर भी फैलाया, और जब परवेज मुशर्रफ पर कई दफा हमले हुए तो उसमें भी लश्कर जंगवी इन्वॉल्व होती थी। खैर पंजाब से लश्कर जंगवी जब इसको यहाँ से निकाला गया तो एक तो ये अफगानिस्तान गई, दूसरा ये किसी हद तक बलूचिस्तान में इसने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, और तब स्टेट ने इसके खिलाफ परवेज मुशर्रफ के पीरियड में कोई मेजर सक्सेसेस नहीं है, सवाए इसके कि इसको बैन किया गया, लेकिन इन्होंने अपने सेफ हेवन्स अफगानिस्तान में ढूंढ लिए। जब 2014 से पहले पहले तक इनका टेरर बहुत ज्यादा था और इनके अगेंस्ट केसेस फाइल करना, इन जजेस इनके अगेंस्ट केसेस सुनते नहीं थे, वहां पर काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन 2014 के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान अनाउंस हुआ, इसकी भी मैंने डिस्कशन फेज वाइज किया, और लास्ट फेज है इसकी 2014 जब नेशनल एक्शन प्लान नवाज शरीफ की रिजीम में अनाउंस हुआ, तो उसके बाद फिर 2015-16 में इसकी मेजर लीडरशिप को जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेजर्स दोनों अडॉप्ट करते हुए, यानी पुलिस मुकाबलों में मारना, और उस तरह फिर इसका किसी हद तक खात्मा हुआ। और फिर 2019-2020 तक, जब तक मैंने इस बुक पर मेजरली काम किया, तब तक ये लश्कर जंगवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, या अब इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करती। और ये एक और सक्सेस स्टोरी मेरे नजदीक बनती है स्टेट का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को डील करने के हवाले से। थर्ड चैप्टर है सेक्टेरियनिज्म इन बलूचिस्तान, अ केस ऑफ हजारा कम्युनिटी।
हजारा कम्युनिटी एक मेजर कंसंट्रेशन में कोयटा में सेटल है, और अब भी हम ऑफ एंड ऑन समटाइम्स सुनते हैं हजारा कम्युनिटी के कुछ टारगेट किलिंग हुई, या वो रोड्स पर आए और उन्होंने काफी ज्यादा एहतजाज किया। सेक्टेरियनिज्म इन बलूचिस्तान जो है वो हजारा कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। बलूचिस्तान की सोसाइटी जनरली हमेशा प्लूरल रही, और रिलीजन से ज्यादा उनके लिए ट्राइबल एफिलिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। हजारा कम्युनिटी का जब तक इशू रेज नहीं हुआ तब तक हमें बलूचिस्तान में कोई सेक्टेरियनिज्म नजर नहीं आती। हजारास जो हैं दे बेसिकली बिलोंग टू अफगानिस्तान, वहां से ये मल्टीपल फेजेस में माइग्रेट करके बलूचिस्तान के कोयटा शहर में और कुछ और एरियाज में सेटल होते रहे हैं, लेकिन मेजरली कोयटा में सेटल हुए। 9/11 से पहले हजारास के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हमें ब्रॉडर वायलेंस नजर नहीं आती, लेकिन 97-98 में जब लश्कर जंगवी को पंजाब में डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ा, तो एक तो ये अफगानिस्तान गए और कुछ उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन बलूचिस्तान में बना की। तो बलूचिस्तान में फिर इन्होंने तब 97, 98, 99 में हजारास का कुछ हमें प्रॉब्लम नजर आता है, पहली दफा कुछ टारगेट किलिंग्स हुई। लेकिन 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ के पीरियड में और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रेजीम में 2008 से 2013, वो बहुत एक हॉरिफाइंग पीरियड रहा हजारा कम्युनिटी के लिए। ना सिर्फ टारगेट किलिंग्स हुई, बल्कि इनके बहुत सारे प्लेसेस पर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स हुए, और एक एक इंसिडेंट में दसियों लोग, कई कई बहुत ज्यादा लोग भी मारे गए। तो 2013 तक की जो फेज है उसमें हजारा कम्युनिटी के अगेंस्ट उस वायलेंस को डील करने के लिए कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। इसका भी सक्सेस का या इसके हवाले से मेजर जो एक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नजर आती है, वो भी हमें 2014 के बाद ही आती है, जब नेशनल एक्शन प्लान के अंडर लश्कर जंगवी बेसिकली मेन पार्टी थी, कल्प्रिट थी, जो हजारा कम्युनिटी के लिए सर्वाइवल मुश्किल बना रही थी। जब उनके खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से निकलकर बलूचिस्तान और ओवरऑल किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में उनको लश्कर जंगवी की लीडरशिप को मारा गया, तब जाकर हजारा, और फिर इसके साथ कुछ और भी एक्शंस लिए। हजारा कम्युनिटी के लिए कुछ लोकेलिटीज को फोर्टिफाई किया गया कोयटा में। उन लोकेलिटीज में ही अब हजारा कम्युनिटी रहती हैं, और उन लोकेलिटीज में उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ और इस तरह की और फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की गई। तो स्टेट की तरफ से कुछ एफर्ट जरूर की गई हैं। हजारा कम्युनिटी का इशू उस तरह अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कंप्लीटली 100% हम नहीं कह सकते कि सेटल हो गया, लेकिन सिचुएशन काफी बेहतर है। फोर्थ चैप्टर डील करता है वेलफेयर विंग्स ऑफ द रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इस चैप्टर में ये फिनोमिना जो है एक्चुअली ये पोस्ट 9/11 का ही है। 9/11 से पहले हमें रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सेपरेट वेलफेयर विंग्स उस तरह नजर नहीं आते। वजह ये थी कि रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती थी, और वो अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज भी अपने नाम से ही कर रही थी। लेकिन 9/11 के बाद जब दो मुख्तलिफ फेजेस में 2002-2003 में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया, तो फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने वेलफेयर विंग्स बनाए। इस चैप्टर में मैंने दो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के वेलफेयर विंग्स को एड्रेस किया है, और उनका रोल देखा है कि वो किस हद तक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड कर रही हैं। वो एक तो अल खिदमत ट्रस्ट है, और उसके एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं जमात इस्लामी की, और दूसरा है फलाह इंसानियत फाउंडेशन एंड इदारा खिदमत खल्क ऑफ जमातुद दावा। तो इनका एक्चुअली मैंने इसमें स्टडी किया है, लेकिन जो मेरी स्टडी ने प्रूव किया वो ये है कि वेलफेयर विंग्स एक तरफ वेलफेयर का काम बहुत कर रहे हैं। ये उन सारे पुअर सेक्शंस को या बहुत लेस डेवलप्ड रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका आम लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली उन लोगों को जिनको ये फंड कर रहे हैं, जिनकी ये सपोर्ट कर रहे हैं हेल्थ एक्टिविटीज से, वाटर सप्लाई करके,
या एजुकेशनल एक्टिविटीज से उनके साथ, चूंकि इसका इनका इमोशनल लिंक डेवलप हो जाता है, फिर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग या आइडियोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर देयर आर ब्राइटर चांसेस के लोग इनकी उस एक्सट्रीमिस्ट वर्जन को अडॉप्ट कर लें। लेकिन इस सारी स्टडी के बावजूद जो मेरे कंक्लूजन्स है वो ये हैं कि हम इन वेलफेयर विंग्स, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत स्टेट हर जगह नहीं पहुंचती, हर वेलफेयर की एक्टिविटीज में स्टेट उतनी इन्वॉल्व नहीं है जितने ये विंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके खिलाफ एक ऑल ओवर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। इनके वेलफेयर विंग्स को, इनके जो इनके बनाए हुए मदरसाज हैं, उनकी बाकी एक्टिविटीज हैं, उनको रेगुलराइज करने की जरूरत है, और रेगुलराइज करते हुए इनका रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कट ऑफ करवाकर, यानी उनके साथ उनका लिंक ना रहे और ये इंडिपेंडेंटली काम करें, तो फिर ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है, हो सकते हैं सोसाइटी का। अभी भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका वो जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो इनके साथ साथ चलता है। तो उस नेगेटिव पर्सपेक्टिव से निकलने के लिए इनको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस की जरूरत है और ज्यादा रेगुलराइज करने की जरूरत है। चैप्टर 5, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में भी मैंने पहले तो ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में शुरू से 47 से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, किस नाम से थी, और बाद में ये कैसे एग्जिस्ट करती रही, और ये किस हद तक काम करनी थी। ऑल्दो पोस्ट 9/11 पीरियड में हमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका काम हमें ज्यादा सेकेंड डेकेड में नजर आता है। इनको ये उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं रही कि वेलफेयर विंग्स की निस्बत ये कम ऑर्गेनाइज है, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान के कुछ हार्डली हिट एरियाज में वेलफेयर की या रिहेबिलिटेशन की बहुत सर्विसेज की हैं, स्पेशली मालाकंड डिवीजन में और ट्राइबल एरियाज में ये काम करती रही। मैंने इस चैप्टर में दो तरह की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, दो तरह। एक तो वो जो सेमी गवर्नमेंट है या स्टेट के साथ मिलकर काम करती रही है, और दूसरी वो हैं जो इंडिपेंडेंट सोसाइटी जिनको सपोर्ट करती है और उनका स्टेट के साथ लिंक नहीं, मतलब रिकग्निशन तो वो स्टेट से ही लेते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो मालाकंड डिवीजन में जो स्टेट के साथ मिलकर या सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर जिन्होंने फोर्थ लास्ट फेज में काम किया रिहेबिलिटेशन के लिए, उसमें हम पाकिस्तान फाउंडेशन बहुत प्रोमिनेंट थी, और इसने मल्टीपल प्रोग्राम शुरू किए रिहेबिलिटेशन के, लाइक स्पार्ले, सबाउन, रास्तून एंड स्पार्ले। ये 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स थे। इनमें से एक टीनेजर्स को डील करता था, दूसरी वो लोग 20s में थे, और एक सेंटर फैमिली को डील करता था जो इस तरह रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स थे। उनकी ट्रेनिंग कर रहा था कि कैसे इनको डी रेडिकलाइज किया जाए, कैसे नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनाया जाए। तो वहां इनकी बहुत मेन एक्टिविटीज रही। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंडिपेंडेंट काम करते रहे वो फीमेल बेस्ड हैं बहुत सारे, जिनका मैंने अगले चैप्टर में ज्यादा तफसील से जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर भी उसको थोड़ा सा टच दिया। यानी पायमान, अमनुन्निसा और इस तरह के जो फीमेल ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने फीमेल पर्सपेक्टिव में काफी काम किया। तो ये वाला इस सिविल सोसाइटी को मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये कुछ एरियाज में सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट या तो करती नहीं है, या फिर उनके लिए सिचुएशन इतनी लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि ये वहां काम नहीं कर सकते। यानी बलूचिस्तान के जो हार्ड हिट एरियाज हैं वहां ये नहीं एग्जिस्ट कर सके, साउथ पंजाब में भी ये परफॉर्म नहीं कर सकी। तो अगर जहां जहां स्टेट ने इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, यहाँ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। यानी मालाकंड डिवीजन में की, किसी हद तक ट्राइबल रीजन में की, वहां इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो अगर स्टेट इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड ज्यादा करे, ऑर्गेनाइज करे, तो फिर ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो लास्ट चैप्टर है वो है विमेन एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जनरली हम विमेन को इग्नोर कर देते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि विमेन को शायद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन इस चैप्टर में मैंने 3 हवालों से विमेन को देखा। फर्स्ट पर्सपेक्टिव में, फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि विमेन खुद कैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को स्प्रेड करने का सबब है।
वो कैसे, और सेकंड में ये देखा कि वो कैसे विक्टिम है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, और थर्ड में कि उन्होंने मिटिगेटर का रोल कैसे प्ले किया, यानी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कैसे खड़ी हुई और उन्होंने इसको कंट्रोल करने में क्या हेल्प की। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो ये मेरी जो रिसर्च रही उसमें ये कि विमेन अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ मौजूद रही, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी वाइफ्स हों, मदर्स हों या सिस्टर्स भी किसी हद तक उनके साथ शामिल रही। वो कैसे? फंड रेजिंग में, मदर्स अपने बच्चों को जिहाद के लिए भेजने में, चाहे जियाउल हक का पीरियड हो या सेकेंड अफगान जिहाद हो। तो ये जो रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये विमेन की अलग गैदरिंग करके वहां ऐसी मदर्स को बहुत यूलोजाइज करते थे जो अपने बच्चों को, जिनका बेटा शहीद हो चुका होता था सो कॉल्ड, या जिनके बच्चे जहाद में गए होते थे, तो विमेन अपने बच्चों को खुद जहाद में भेजती थी। तो ये इस तरह रोल रहा। फिर वो उनको कंड्यूसिव सर्कमस्टेंसेस फैमिली में देती रही कि उनके बच्चे ग्रो करें और वो जहाद के लिए जाएं, और ये रोल विमेन का रहा। फंड रेजिंग में भी बहुत रहा। फिर विक्टिम तो रही, बहुत सारी ऐसी वुमेन भी हैं जो जाहिर है कि रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट नहीं थी, लेकिन ऐसी वुमेन जो कि ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और वो विक्टिम भी बनती रही, जिसमें जो स्पेशली मालाकट डिवीजन में या ट्राइबल एरियाज में जहां उनको फिजिकल डिसेबिलिटीज का भी सामना करना पड़ा। फिर अपने घरों को छोड़कर जब वो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए तो उनको वहां से निकलकर कैंप में रहना पड़ा। वो उनकी जाहिर है कि डिफिकल्ट पीरियड था, उनको एड्रेस किया। और लास्ट में मैंने ये देखा, लास्ट वाले पार्ट में इस चैप्टर के, कि कैसे विमेन एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खुद भी जो है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट किया है। उसमें भी मल्टीपल लेयर्स हैं। स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर की मेंबर्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड दे ट्राई टू डील विद द इशू। फिर जो सिविल सोसाइटी विमेन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पायमान को यहाँ डिटेल से डिस्कस किया कैसे उन्होंने मदर्स को अफेक्टेड एरियाज में मदर की ट्रेनिंग की, उनको इक्विप किया विद द राइट नॉलेज ऑफ जिहाद, जो रिलीजन इस्लाम में एक्चुअल जिहाद का मीनिंग है, वो उन मदर्स को बताया ताकि वो अपने बच्चों को के साथ डायलॉग कर सके, उनको कन्विंस कर सके कि ये जो जिहाद वो समझ रहे हैं वो गलत है और उनको सही उस नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार और इस तरह की एक्टिविटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में की, टीचर्स को इक्विप किया नॉलेज के साथ। और ये जो थर्ड पार्ट है, अगर उसमें हम विमेन को सपोर्ट थोड़ा सा और करें, विमेन का पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पर मजीद ये बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। कंक्लूजन में, व्हाइल समराइजिंग ऑल द थिंग्स, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने इसमें दी। लाइक सबसे पहले तो हमें जरूरत है, जो हमारी रिलीजियस क्लर्जी है या आप समझे ये जो मुल्ला है, इनकी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। और उनको हमें एग्जैक्ट नॉलेज के रिलीजन में जिहाद और टॉलरेंस, प्लूरैलिटी वो है क्या, वो देने की जरूरत है। अगर इनकी, क्योंकि इन्होंने जुमा सरमन्स देने हैं और लोगों के साथ बातचीत करनी है, इनकी अगर राइट नॉलेज होगा इनके पास तो फिर सही नॉलेज कन्वे कर सकेंगे। मदरसा रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, जहां पर हमें एक प्लूरल इस्लामिक एजुकेशन की ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, सेक्टेरियन की नहीं। फिर ये जो स्पेशली विमेन है इनको हमें यूटिलाइज करने की स्पेशल जरूरत है, ना सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग में भी शामिल करने की जरूरत है। अभी तक हम जितने भी ऐसे एवेन्यूज या उस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, विमेन या तो माइनस है या बहुत कम है, और उनका वर्जन नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो फिर हम उन बहुत सारे इश्यूज को डील नहीं कर सकते जिसको फीमेल आई देख रही होती है। और भी बहुत सारे इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, बाकी हम डिस्कशन में फिर कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मैंने 30 मिनट्स ले लिए। यस, थैंक यू डॉक्टर नवाना, आपने 30 मिनट्स में कंक्लूड कर दिया। सर आ गए जी, सर जी ओवर टू यू। जनाब। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।